हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं नजीबाबाद में स्थित डाकू सुल्ताना के किले पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डाकू सुल्ताना की हिस्ट्री। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको डाकू सुल्ताना की पूरी कहानी और पूरे किले की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं डाकू सुल्ताना का किला। दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आपको इस किले को बाहर से दिखाऊंगा कि इसका मैदान कितना बड़ा है और इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है और पूरा मंजर इस किले का बाहर का मैदान का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, इस किले को बहुत बारीकी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुल्ताना डाकू के बारे में एक एक बात तफसील से बता रहा हूं। सुल्ताना डाकू की पैदाइश लगभग सन 1900 में यूपी के मुरादाबाद के एक गांव में, जिसका नाम हरथला था, उस गांव में हुई थी, जो कि आज हरथला गांव आज मुरादाबाद का एक मोहल्ला बन चुका है, मुरादाबाद के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, जब पूरे भारत देश में अंग्रेजों का राज था और भारत में रहने वाले लोग सभी अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, सुल्ताना डाकू की पैदाइश एक ऐसे भातू नाम के मुस्लिम कबीले में हुई थी, जो अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वफादार मानते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के समय में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप जी की उसमें हार हुई थी और हार होने की वजह से भातू समुदाय के लोग हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर रहने लगे, जिसमें एक कबीला मुरादाबाद में आकर रहने लगा हरथला गांव में, और उसी कबीले में सुल्तान का जन्म हुआ। अंग्रेजों का जुल्म उस कबीले पर भी होने लगा और अंग्रेजी हुकूमत में उनके कबीले में से कई लोग मारे गए, जिसमें सुल्तान के पिता भी मारे गए। इस जुल्म को वो सुल्तान नाम का बच्चा भी देखा करता था और उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरता गया, और उसी गुस्से की वजह से सुल्तान नाम का वो बच्चा 17 साल की उम्र में सुल्ताना डाकू बनकर अंग्रेजों से बगावत पर उतर आया और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गैंग तैयार कर लिया। वो गैंग इतना खतरनाक गैंग बना जिससे अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से हिलकर रह गई और अंग्रेज सुल्ताना के नाम से घबराने लगे। सुल्ताना डाकू अपने गैंग के साथ गड़प्पू जंगल में आकर रहने लगा, जो कि आज उत्तराखंड के अंदर वो गड़प्पू जंगल काला ढोंगी के पास मौजूद है, जहां पर उसका बनवाया हुआ पानी का कुआं आज भी मौजूद है। जो गड़प्पू का जंगल बहुत खतरनाक क्षेत्र माना जाता था और आज भी बहुत खतरनाक जंगल है, जहां दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। वहां आज भी इतना खतरनाक जंगल है कि दिन में भी सूरज की रोशनी उस जंगल में नहीं आती है। अंग्रेजों ने सुल्ताना पर काफी दबाव बना लिया था, क्योंकि नैनीताल में अंग्रेजी सरकार का एक सेंटर था, जहां से गड़प्पू जंगल में ज्यादा छानबीन शुरू कर दी थी। सुल्ताना ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस वजह से सुल्ताना का नाम अंग्रेजी हुकूमत पर एक खौफ का नाम बन चुका था। अंग्रेजी हुकूमत ने सुल्ताना की छानबीन शुरू ज्यादा कर दी थी। तभी एक घटना और घटी। हुआ यूं कि नजीबाबाद में एक बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम नजीबुद्दौला था। उस राजा पर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी थी और उसको मारकर उसके किले पर हमला कर दिया था और राजा नजीबुद्दौला को खत्म करके उसकी सल्तनत खत्म कर दी
और वो किला अंदर से गिरा दिया गया था। वो किला नजीबुद्दौला का यही किला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्ताना को जब ये पता चला कि नजीबाबाद में एक ऐसा किला है जो करीब वीरान है और नैनीताल से देहरादून अंग्रेजों का काफिला जाता है, जो कि इस किले के रास्ते पर ही होकर जाता है। देहरादून जाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो सुल्ताना ने इस वीरान पड़े किले को अपना अड्डा बनाया और अपनी गैंग के साथ इस नजीबाबाद में किले में रहने लगा। अब जब भी अंग्रेजी हुकूमत की फौज या काफिला इससे होकर गुजरता, सुल्ताना अंग्रेजों के काफिले पर हमला कर देता और असला, गोली बारूद और जो भी बम वगैरह और उनकी धन दौलत हुआ करती थी, उस काफिले को सुल्ताना डाकू हमला करके लूट लिया करता था और सबको मार दिया करता था। जब सुल्ताना और अंग्रेजों की आमने सामने की जंग छिड़ चुकी थी, सुल्ताना ने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। अब कोई भी काफिला अंग्रेजों का होता तो सुल्ताना उसे लूट लिया करता था। अब अंग्रेज खौफ ज्यादा हो चुके थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने सुल्ताना को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुल्ताना कभी पकड़ में नहीं आया। सुल्ताना डाकू ने महाराणा प्रताप की मोहब्बत की वजह से अपने घोड़े का नाम चेतक रखा और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों से नफरत की वजह से अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा, क्योंकि राय बहादुर अंग्रेजी हुकूमत का एक पिट्ठू था। सुल्ताना की एक सबसे बड़ी अच्छाई यह थी कि उसने कभी किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं किया, गरीब को नहीं लूटा और ना ही किसी गरीब को या आम आदमी को परेशान किया। सुल्ताना डाकू हमेशा उन्हीं रईसों या अमीरजादों या अमीरों को, व्यापारियों को ही लूटा करता था जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और उनसे लूटा हुआ माल वो हमेशा गरीबों में बांट दिया करता था। यही वजह थी अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं के लिए वो डाकू था, लेकिन वो गरीबों का मसीहा कहा जाता था और गरीब उसकी हिफाजत भी क्या करते थे, यानी उसका हमेशा ख्याल रखा करते थे। और सुल्ताना जिस छोटे दुकानदार से जब भी कोई सामान खरीदता तो सामान की दुगनी रकम उस दुकानदार को दिया करता था। तो दोस्तों, उसका मकसद अंग्रेजों से बदला लेना था, ना कि किसी का माल लूटना। दोस्तों, सुल्ताना डाकू के बारे में एक सबसे दिलेरी की बात यह थी कि वो जब भी किसी अमीर इंसान के घर डकैती डालता था तो कई दिन पहले चिट्ठी भेजकर ये बता देता था कि मैं फला दिन डकैती डालने आ रहा हूं। है ना हैरान करने वाली बात दोस्तों, क्योंकि जिसके पीछे अंग्रेजी फौज पड़ी थी वो पूरी खबर करके डकैती डालता था। सुल्ताना डाकू नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े डील डॉल का और हट्टा कट्टा इंसान होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वो एक पतला दुबला और साधारण सा दिखने वाला इंसान था। तो दोस्तों, एक बात और थी सुल्ताना डाकू के अंदर कि वो अपने मुंह में काफी बड़ा चाकू भी रख लिया करता था और वक्त पर उसे निकालकर इस्तेमाल कर लेता था। अंग्रेजों के लाख कोशिश के बावजूद भी सुल्ताना को अंग्रेज नहीं पकड़ पा रहे थे। सुल्ताना के जासूस पुलिस स्टेशन में भी मौजूद हुआ करते थे, जो उन्हें वहां की हर खबर दिया करते थे। सुल्ताना की जासूसी बहुत जबरदस्त थी और आसपास के लोग सुल्ताना का फुल सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि सुल्ताना भी उनका मसीहा जैसा था। दोस्तों, जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि सुल्ताना को पकड़ना अब नामुमकिन है, तो अंग्रेजों ने लंदन से एक क्राइम एक्सपर्ट इंस्पेक्टर ऑफिसर बुलाया,
जो कि बड़े से बड़े केस जरा सा वक्त में सोल्व कर दिया करता था, जिसका नाम फ्रेडी यंग था। फ्रेडी यंग ने भारत में आकर सुल्ताना को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की हर छोटी बड़ी बात पर जानकारी लेना शुरू कर दी और सुल्ताना के बारे में काफी पढ़ना शुरू कर दिया। उसका केस, उसकी फाइलें सुकून के साथ बैठकर वो पढ़ा करता था, ताकि सुल्ताना की हर छोटी बड़ी हरकत पर उसको जानकारी मिल सके। दोस्तों, फ्रेडी यंग ने उसके वफादारों पर सोचना शुरू किया और वफादारों को पकड़ना शुरू किया, जो कि जासूस के रूप में सुल्ताना के साथ मिलकर काम किया करते थे। तो दोस्तों, मैं आपको आज दे रहा हूं सुल्ताना डाकू के बारे में जानकारी। उस जासूस को तोड़कर एक ऐसा जासूस फ्रेडी यंग ने तोड़कर अपनी तरफ किया, जो कि सुल्ताना डाकू का बहुत खास और सुल्ताना डाकू उस पर बहुत यकीन किया करता था। दोस्तों, उस जासूस को फ्रेडी यंग ने पकड़ा और उसे भरोसा भी दिलाया और तरह तरह के लालच दिए। उसे ये भरोसा दिलाया कि हम तेरी जान भी बख्श देंगे और तुझे काफी इनाम भी देंगे। ये कहने पर वो जासूस सुल्ताना डाकू से गद्दारी करने को राजी हो गया और इस लालच में आके उसने सुल्ताना डाकू की हर एक जो भी गहरी गहरी गहराइयां की बातें थी वो फ्रेडी यंग को पहुंचाने लगा। तो दोस्तों, उस जासूस के जरिए फ्रेडी यंग और अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया। तो दोस्तों, सुल्ताना डाकू को पकड़ने के बाद उसको कुछ दिन नैनीताल की जेल में रखा गया और कुछ दिन बाद उसको आगरा की जेल में भेज दिया गया। सुल्ताना पर 7 महीने तक केस चला और आगरा में ही उसको 14 साथियों के साथ सुल्ताना को 7 जुलाई 1924 को फांसी पर लटका दिया गया। सुल्ताना का किरदार देखकर फ्रेडी यंग भी सुल्ताना से काफी इम्प्रेस हो चुका था। दोस्तों, उसने सुल्ताना से कई बार माफी नामा लिखने के लिए कहा और ये कहा कि अगर तुम माफी नामा लिख दोगे तो मैं अंग्रेजों से आपके लिए रिहाई की गुजारिश करूंगा और आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्ताना ने माफी नामा नहीं लिखा, क्योंकि अंग्रेजों के सामने सुल्ताना ने मन बना लिया था कि जिंदगी में अंग्रेजों के सामने कभी झुकूंगा नहीं। तो दोस्तों, सुल्ताना नहीं माना, मगर सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से एक वादा लिया और कहा कि आप अगर मेरा अच्छा चाहते हो तो मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। फ्रेडी यंग तैयार हुए और सुल्ताना ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है जो कि अभी काफी छोटा है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह डकैत बने। आप उसे अपने साथ लंदन ले जाना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह डकैत बने। फ्रेडी यंग की आंखों में आंसू आ गए थे दोस्तों, और फ्रेडी यंग ने समझ लिया था कि सुल्ताना एक अच्छा इंसान है और उसने वादा निभाया। उस बच्चे को फ्रेडी यंग ने लंदन ले जाकर पढ़ा लिखा कर एक पुलिस ऑफिसर बनाया। तो दोस्तों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस किले की छत का नजारा। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जो सुराख छोड़ रखे हैं जंगले में, यहां से सुल्ताना डाकू की फौज अपना मोर्चा संभालती थी और अंग्रेजों पर हमला करती थी। इन सुराखों से गोलियां चलाती थी। वो सब लोग गोलियों से उन अंग्रेजों की फौज को भून डालते थे। दोस्तों, ये सब आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए बड़े बड़े झरोखे हैं काफी, यहां से बैठ करके, और वो सामने जो रास्ता दिख रहा है यहां भी अंग्रेजों का काफिला आता था और यहां बैठ करके उस काफिले पर सुल्ताना डाकू हमला कर देता था। और
उस काफिले को लूट लेता था। देखिए दोस्तों, कितना साफ मंजर यहां से नीचे का दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये झरोखे खुले हुए हैं जंगले में। यहां से सब झरोखों में से गोलियां चलाते थे ये लोग। दोस्तों देखिए, कितना मजबूत इंतजाम यहां कर रखा था उन लोगों ने, यानी कि सुल्ताना डाकू के लोगों ने यहां पर कितना अच्छी तरीके से इंतजाम करके अंग्रेजों पर यहां पर हमला कर देते थे यहां से। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं और अभी मैं आपको यहां से पूरी साफ तरीके से, देखिए हमारा कैमरामैन आपको पूरा ये मंजर दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, यहां बैठ करके और यहां से हमला वो उस काफिले पर किया करता था। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नजारा ये दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, भले ही अंग्रेजी हुकूमत सुल्ताना को एक डाकू का खिताब दे, या दोस्तों उसे भले ही सुल्ताना डाकू का खिताब मिला हो, लेकिन दोस्तों हम लोगों को यह मानना चाहिए कि हमारे भारत का एक सिपाही, क्रांतिकारी और देशभक्त इंसान जिसका नाम सुल्ताना था, दोस्तों अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे सुल्ताना ने, हुकूमत को हिला कर रख दिया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी सुल्ताना डाकू के बारे में दी है। और दोस्तों कहते हैं, अंग्रेजों से लड़ने के लिए किसी ने किसी के रूप में काफिले बनाए, तो किसी ने क्रांतिकारी का पद संभाला। दोस्तों, क्या हमारा ये सुल्ताना नाम का इंसान क्या एक क्रांतिकारी से कम था? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि पुराने वक्त में इस क्रांतिकारी को डाकू का नाम दिया गया। दोस्तों, मैं सलाम करता हूं ऐसे इंसान को जिसने अंग्रेजों से सामने से लड़ाई लड़ी और हमारे देश के लिए, इस देश पर, हमारे भारत देश पर वो इंसान कुर्बान हुआ और उसने अपनी कुर्बानी हमारे देश पर दी। दोस्तों यही वो किला, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां सुल्ताना डाकू यहां पर रहकर अंग्रेजों के काफिले पर हमला किया करता था। और देखिए कितना खूबसूरत ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये ऊपर से सुरंग, ये देखिए दोस्तों, सुरंग दिखा रहा हूं मैं आपको दीवार से, नीचे वाली दीवार पे ये सुरंग नीचे को जाने के लिए बनाई गई है। देखो बहुत तफसील से दिखा रहे हैं हम आपको। अब देखिए मैं चल दिया वापस। देखिए दोस्तों, ये हमारे अनोखे मंजर का जवान ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। और ये देखिए, अब हम यहां से वापस जा रहे हैं, लेकिन हम वापस यहां पर नहीं जाएंगे। हम इसके सामने वाला पार्टीशन, ये वाला, ये यहां पर हम आपको इधर की दीवार दिखा रहे हैं। चलते हैं अब इधर, क्योंकि वो हमने आपको दूसरा हिस्सा दिखाया था, ये हम दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं। ये देखिए, फैमिली बैठी हुई है, कितना आनंद ले रहे हैं लोग बैठे हुए। बहुत ही आनंद हमें भी यहां पर आया। और दोस्तों, अगर आपको यहां पर आना है इस किले पर, तो यूपी के अंदर नजीबाबाद शहर है, जो कि जिला बिजनौर में है। नजीबाबाद शहर में यह किला मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा, इस टाइम हम बाउंड्री पे चल रहे हैं और बाउंड्री से हम नीचे उतर के हम आपको ये दिखा रहे हैं, जो ऊपर से हमने सुरंग दिखाई थी उसका नीचे का जो दरवाजा है सुरंग का, वो ये है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए मैं चलता हूं इसके अंदर, और ये मैं चल दिया अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ऊपर से जो सुरंग आ रही थी, ये उसका नीचे का भाग
जो कि ऊपर से लोग रस्सी द्वारा ये सेना आती थी नीचे। सुल्ताना डाकू का जो साथी लोग थे ऊपर से नीचे को रस्सी द्वारा नीचे आकर के नीचे से उतर जाया करते थे। तो दोस्तों ये देखिए किस कदर पत्थरों से दीवार बनी हुई है। ये इसमें ईंट वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं हुई है किसी भी जगह पूरे किले में। ये सब जो नदियों का निकला हुआ पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर को बना करके उस पत्थर से ही ये सब किला बनाया गया था। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये सुरंग, और अब चलते हैं दूसरी साइड। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं, देखिए जमीन से नीचे सुरंग, जो कि यहां पर लेट करके बाहर की तरफ गोलीबारी होती थी, की जाती थी गोलीबारी। यहां से देखिए इसके अंदर जाते थे लेटकर सुल्ताना डाकू के आदमी, इसमें अंदर जाते थे और बाहर की तरफ गोलियां चलाते थे अंग्रेजों की फौज पर। तो दोस्तों एक सुरंग का दरवाजा ये है, मैं इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा जा करके। अब चलते हैं सुरंग के अंदर। देखिए दोस्तों काफी झाड़ झक्कूड़ और झाड़ियां हैं यहाँ पे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों देखिए ये देखिए ये भी सब कितनी खूबसूरत तरीके से गोलाई, कितनी खूबसूरत गोलाइयां इसमें पत्थरों में दे करके इसको चुनवाया गया है। देखिए मैं आपको ऊपर भी दिखा रहा हूं, देखो ऊपर देखिए आप। दोस्तों देखिए हमारा जवान, ये दीवार पर जीना बनाया गया है और जीने पर ये हमारा जवान चढ़ रहा है। बहुत तफसील के साथ, बारीकी के साथ मैंने आपको ये किला दिखाया और दिखाऊंगा, और अभी काफी चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कि जहां पर उस नजीबुद्दौला बादशाह का खास किला और बिल्डिंग हुआ करती थी, मैं वहां भी आपको लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, इस किले के अंदर एक तालाब है। यह तालाब देखिए, इस तालाब की गहराई बहुत है, कहा जाता है कि बहुत गहरा यह तालाब हुआ करता था, और इसके अंदर कोई भी जाने में हिचकिचाता था। हर आदमी इसके अंदर जो भी था, बहुत गहराई थी इस तालाब में। और ये देखिए इस तालाब की बाउंड्री बनी हुई है और सब गिर चुकी है, जर्जर हो चुकी है इसकी हालत। कहा जाता था कि सुल्ताना डाकू जो अंग्रेजों से लूट मार करके जो उनका खजाना था वो इस तालाब में डाल दिया करता था। और वक्त पड़ने पर जब जरूरत हुआ करती थी खजाने की, तो वो उस खजाने को निकलवा कर और इस्तेमाल कर लिया करता था और गरीबों में भी बांट दिया करता था। तो दोस्तों सुल्ताना डाकू का दिल जो था वो गरीबों के लिए बहुत तड़पता था और गरीबों की मदद बहुत किया करता था सुल्ताना डाकू। कभी भी आसपास के रहने वाले लोगों को सुल्ताना डाकू से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, और सुल्ताना डाकू से बहुत मोहब्बत किया करते थे लोग। देखिए दोस्तों, क्या डाकू से कभी कोई साधारण लोग मोहब्बत कर सकते हैं? ऐसा कैसा डाकू था वो जिससे लोग मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि सबको पता था कि अंग्रेजों का जुल्म इतना बढ़ चुका था कि लोग अंग्रेजों के जुल्म से बहुत परेशान हो जाते थे, जो कि मसीहा के रूप में सुल्ताना डाकू आया और लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच आकर के लोगों की हिफाजत की उस डाकू ने। तो दोस्तों अब चलता हूं, देखिए ये वो क्षेत्र है जहां पर नजीबुद्दौला राजा का महल हुआ करता था। इस बाउंड्री के अंदर देखिए उस महल की निशानी अब भी मौजूद है। देखिए ये दीवार खड़ी है जो कि चुनिया ईंट से ये दीवार बनाई गई है। तो दोस्तों तहस नहस कर दिया था अंग्रेजों ने यहां बने महल को और नजीबुद्दौला को खत्म कर दिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने बहुत जुल्म ढाए हैं हमारे हिंदुस्तान में, और देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज खोखला करके चले गए और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
जो कि अंग्रेज लूट कर अपने साथ लेकर चले गए। और आज हमारे हिंदुस्तान में जो देखा जाए तो बहुत गरीबी और मुफलिसी है। दोस्तों, अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर गए। तो दोस्तों, मैंने दिखाया आपको सुल्ताना का ये किला। दोस्तों, आज हमने दिखाया सुल्ताना। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।